हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आई होप आपने पुराने लेक्चर भी देखे होंगे, तभी आप इस लेक्चर पे आए हैं। देखिए, इंडिविजुअली लेक्चर बनाने का पर्पस ये है कि आप इंडिविजुअली किसी टॉपिक को अच्छे से रीड कर पाएँ और अच्छे से उस पर फोकस कर पाएँ, और फोकस करने के साथ साथ उसको अच्छे से लर्न भी कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है ऑडिट तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही करोगे। सर इसके फायदे बता दो। अब फायदे का मैं अगर निमोनिक बना दूं तो आप कहोगे सर याद करा रहे हो, रटा रहे हो। पी एम एच की पावर 3 मतलब प्रोटेक्शन इन ओनर इंटरेस्ट। ओनर जो इंटरेस्ट है, ओनर नहीं कहूँगा, स्टेक होल्डर कहूँगा। स्टेक होल्डर जो कंपनी से डायरेक्ट एसोसिएट नहीं होते, मतलब के हित की रक्षा करता है कि भैया वो भरोसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भरोसा कर सकते हो। वैसे तो फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पर दे रखा है रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब भरोसेमंद हो सकता है। और क्या करता है, सिटी को बढ़ा देता है और उनको समझने में भी हेल्प करता है। ये मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है ताकि आप भी इसको अंडरलाइन कर लें। एडवांटेज इसमें पहला है प्रोटेक्शन इन स्टेक होल्डर, मतलब स्टेक होल्डर के हित में बातें करता है। ये स्टेक होल्डर मतलब आपको पता ही है स्टेक होल्डर क्या होते हैं। और स्टेक होल्डर के लिए जो एसोसिएट नहीं होते कंपनी से, ये इंटरेस्ट यहाँ पर ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये इंटरेस्ट है का कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब उनका कोई भी हित है उसके अंदर, जहाँ उन्होंने शेयर खरीदे हैं, क्या उनके पैसे का ठीक से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं उनके पैसों का गबन तो नहीं हो रहा, मिस यूज हो रहा, इफेक्टिवली यूज हो रहा ही नहीं हो रहा। उनके लिए कहता है कि भैया आपने ऑडिट करा दिया, काम खत्म हो गया, कि भैया ठीक है ये ऑडिट कर दिया, मतलब रिलायबल है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है पहली, इट सेव गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। मतलब ऐसे पर्सन का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर पार्टनर, शेयर होल्डर, बैंकर और फाइनेंशियल पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज का मतलब मैं यहाँ पर सबका मतलब एक बोलूँगा, स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर में आपको यही कहता है कि भैया स्टेक होल्डरों के हितों की रक्षा करता है ऑडिट का फायदा। फिर कहता है इट्स एक्ट मोरल चेक्स ऑन द एम्प्लॉय। आपके जो एम्प्लॉय हैं भैया, कुछ ना कर ले, कोई गवर्न ना कर ले, फ्रॉड ना कर दे, कलूजन ना कर ले, को भी रोकता है। क्योंकि अगर वो होगा तो कुछ गड़बड़ कर रखी हो, ओवर राइटिंग कर रखी होगी, या कुछ एंट्री में कुछ झोल झाल कर रखा होगा, तो वो तुरंत ही पता चल जाएगा ऑडिट के दौरान कि भैया यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ऑडिट तो अपनी ऑडिट करेगा और उसको पता चल जाएगा कहाँ पर झोल झाल है। तो वहाँ पर वो लिख रहा है फ्रॉम फ्रॉम कमिटिंग डिफ्लिक्रेशन और इम्प्लेजमेंट का मतलब होता है गवर्न, मतलब किसी को विंडो ड्रेस करना। विंडो ड्रेसिंग मतलब बोगस खर्चे बुक कर लेना। वो सारा जो भी है, आपको एम्प्लॉय अगर कुछ भी करेगा, जैसा एज अ सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर या फिर कैश मैनेजर का काम क्या होता है? कैश को करना। यहाँ पर पता चल जाएगा कि ऑडिट के दौरान के भैया क्या क्या गड़बड़ कर रखी। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। फिर कहता है हेल्पफुल, कहता है हेल्प करता है किसमें? सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर टैक्सेस और नेगोशिएटिंग लोन। वो आपके और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट कहती है आपका साहब इतना टैक्स बनता है, और आप कहते हो नहीं मेरा इतना बनता है। तो जब ऑडिटर जब ऑडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर देगा तो गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा कि भैया ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया है, इसका मतलब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर है। वही बात लिखी हुई है कि भैया लायबिलिटी को सेटल करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स निकाला होगा तो इसी का होगा। फिर कहता है देयर दीज आर फॉर सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट हो गया, मतलब आपके कंपनी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया, आपके एम्प्लॉई हैं बोनस मांग रहे हैं, ठीक है, और आप कहते हो भैया नहीं है बोनस, कहाँ से दें, बोनस है ही नहीं, कहाँ से दें। आप कहते हो नहीं जी हमें तो, एम्प्लॉय कहते हैं नहीं जी हमें तो बोनस चाहिए। तो आप उनको फाइनेंशियल दिखा सकते हो कि भैया अगले साल डबल बोनस ले लेना, ये देखो फाइनेंशियल कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, और ये हमने नहीं बनाए हैं, हमने बना दिए हैं, लेकिन ये हमने किसी चार्टेड से ऑडिट करा लिए हैं, प्लीज़ आप इस पर भरोसा रखो। वो कहेगा अच्छा ऑडिट करा दिया है, चलो ठीक है फिर तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वही उसी के बारे में लिखा हुआ है। वो कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। अब मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस देगी, कैसे करेगी कि भैया आपको कितना लॉस हुआ है? कहते हैं जाओ ऑडिट करा के लेके, वो बता देंगे भैया ये देखो इस तरह के हमारे फाइनेंशियल ऑलरेडी ऑडिट है। फिर कहता है हेल्प इन डिडक्शन ऑफ वेस्ट एंड लॉसेस। भैया आप कितने लॉस करते हो, मतलब आप मान लो
कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट अकाउंटिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट के दौरान आपका एम्प्लॉय है या आपका क्या कहते हैं वेजेस है, वेजेस मजदूर है, वो काम कर रहा है और वो कितनी वेस्टेज करता है, उस वेस्टेज का आप क्या करते हो, कहीं वेस्टेज को दूसरे तरीके से तो कोई इनकम नहीं मान रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो। तो कहता है कि ये हेल्प करता है किस में, आपकी वेस्टेज को रोकने, कि हमें पता चल, जब ऑडिट चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा ना, या वेस्ट वेस्ट रॉ मटेरियल कहाँ गया, क्या आप उस स्क्रैप में बेचते हो या कैसे बेचते हो, मतलब कुल मिलाकर आपको क्या है, आपकी वेस्टेज को भी रोक। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, कहता अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अब आप कहेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैंने कहा था फ्रॉड को रोकने के लिए लगाए गए कंट्रोल। कह रहा अगर वो ना हो या वो एडिक्यूट हो तो उनको कैसे मेज़र किया जाएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे देखा जाएगा, क्या क्या कमियां हैं, ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप ऑडिट कराएंगे। अगर आपने ऑडिट ही नहीं कराया तो आपको इंटरनल कंट्रोल प्रॉब्लम ही पता नहीं चलेगी। ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना के भी क्या फ़ायदा जिसमें आपके फ्रॉड और एरर को रोक ना पाए। ठीक है जी, चलिए जी। उसके बाद है ऑडिट असर्टेन वेदर द नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट, कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, कुछ ओमिटेड है, कुछ गलती है, तो ऑडिटर पकड़ लेगा आपकी गलतियाँ कि क्या आपने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। ठीक है, फिर कहता है ऑडिट रिव्यू एग्जिस्टेंस ऑपरेशन ऑफ द वेरियस कंट्रोल, भैया वेरियस कंट्रोल जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाएं क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो कहाँ वीक है, एडिक्वेट है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, उससे रिलेटेड। ठीक है जी, उससे रिलेटेड जो भी है सारे के सारे वीकनेस और एडिक्वेसीज आपको पता चलती रहेगी। फिर कहता है ऑडिटिंग अकाउंट्स आर ग्रेट हेल्प, मतलब बहुत हेल्प करता है कहाँ पर, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ द पार्टनर। मान लो कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ है, आप उसे एडमिशन का चैप्टर याद करो, आप उसे कैपिटल और गुडविल मंगाते थे नहीं मंगाते थे। अब कैसे पता चलेगा कि भैया कितना गुडविल लाना है, कितना अकाउंट लाना है, क्या आप हवा में उसको पास कर दो कि भैया आप इतनी लिया, नहीं, उसको हवा में पास नहीं किया जा सकता, उसको बस देखा जाएगा कि भैया ऑडिट है, यानी अगर ऑडिट कहता है कि इतना आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही आएगा। फिर कहता है डेथ ऑफ द पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कहेंगे नहीं जी हमारे पार्टनर का तो इतना बनता था, चले गए, आप हमें कम दे रहे हो, तो आप कैलकुलेशन को वो करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो कैसे आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग ही आएगा, उसको वेरीफाई करने के लिए ही ऑडिट किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि यहाँ पर गवर्नमेंट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने ही मैंडेटरी कर रखा है कि भैया आप ऑडिट ही करा के लाओ तभी मानेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट कभी किसी को लाइसेंस देती है, लाइसेंस मतलब याद करो सेक्शन 8 की कंपनी, सेक्शन 8 की कंपनी मतलब एनपीओ की बात कर रहा हूँ, आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर ये भी फायदा है कि अगर आपने ऑडिट करा रखा तो आपको लाइसेंस लेने में और किसी पार्टिकुलर ट्रेड करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो। अब सर इसको याद कैसे करें, तो मैंने इसका निमोनिक भी बना दिया है आपको, PMH की पावर 3, प्रोटेक्शन इन ओनर इंटरेस्ट, मोरल चेकिंग ऑफ एम्प्लॉय, हेल्पफुल सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हेल्पफुल सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, मतलब हेल्प से ही 3 है, और हेल्पफुल इन ऑप्टेन गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट देने में भी अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ चंदा चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट कहती है भैया ऑडिट करा के लाओ, फिर बात करेंगे कि भैया है भी आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट देने लायक हो भी या नहीं। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है। यहाँ पर इसकी मैं शॉर्ट समरी भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना रखी है यहाँ पर एडवांटेजेस, मैंने आपके लिए वही सारे फीचर्स, क्या कर देता हूँ थोड़ा, वही सारे फीचर्स मैंने बना रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, वही सारे पॉइंट है, बट अब क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या सारे पॉइंट याद करने हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं। 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 या 5 पॉइंट ही याद होने चाहिए। ठीक है जी, बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ से पूछें। ठीक है, जैसे भी है जो भी हो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर देते रहे कि सर कहाँ गड़बड़ है, फीडबैक मस्ट है, फीडबैक से ही हमें पता चलेगा लेक्चर आपको समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा। चलिए इस लेक्चर में मैं हूँ, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।